Hello everyone, so we are going to revise excretory products and their elimination from NCERT. Animals excess ingestion या फिर मेटाबॉलिज्म की वजह से नाइट्रोजनस वेस्टेज जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट ये सभी एक्यूमुलेट कर लेते हैं। इनको हमें टोटली या पार्शियली रिमूव करना पड़ता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है अमोनिया। इसके रिमूवल के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और लीस्ट टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, जिसके रिमूवल के लिए हमें सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है। अब जो अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनोटेलिक, जो यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं हम उन्हें कहते हैं यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक में पहले अमोनिया के बारे में बताया गया है कि ये रेडिली सॉल्युबल होता है। इसमें डिफ्यूजन के थ्रू जैसे कि बॉडी सरफेस और फिशेज में गिल्स के थ्रू ये बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें किडनी का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। एग्जाम्पल है मेनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। यूरियोटेलिक में एग्जाम्पल है ट्रिपल एम का मैमल्स, मरीन फिशेज, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। यहाँ पे अमोनिया को इन ऑर्गेनिजम्स के लिवर के थ्रू यूरिया में बदल दिया जाता है, फिर ये ब्लड से चला जाता है किडनी में। किडनी से ये ज्यादातर तो बाहर निकाल दिया जाता है, इसमें से कुछ बचा रह जाता है किडनी के मैट्रिक्स में, जो कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। एग्जाम्पल दिया गया है रेप्टाइल, लैंड स्नेल, इंसेक्ट और बर्ड। इनवर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म के। वर्टिब्रेट्स में ये होते हैं कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, जिन्हें हम कहते हैं किडनीज। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स, सम एनालिड्स, सिफेलोकॉर्डेट जैसे कि एम्फिऑक्सिस में। ये प्राइमरली कंसर्न होते हैं ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। नेफ्रिडिया पाए जाते हैं अर्थवर्म और अदर एनालिड्स में। ये नाइट्रोजनस वेस्टेज को बाहर निकालते हैं और फ्लूइड आयनिक बैलेंस बनाए रखते हैं, यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। मालफिजियन ट्यूब्यूल पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स में इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। एंटीनल या फिर ग्रेन ग्लैंड पाए जाते हैं क्रस्टेशियंस, एग्जांपल है प्रॉन में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में वन पेयर किडनी होती है, वन पेयर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी होती है रेडिश ब्राउन कलर की, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर। इसका वेट होता है 120 से 170 ग्राम। ये किसके बीच में सिचुएटेड होती है? लास्ट थोरेसिक यानी कि T12 और L3 यानी कि थर्ड लंबर के बीच में सिचुएटेड होती है। एब्डोमेन की जो डॉर्सल इनर लाइनिंग होती है उसके ये क्लोज में होती है। किडनी के कॉन्केव सरफेस पे एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम से ही ब्लड वेसल्स, नर्व्स और यूरेटर सभी कुछ एंटर करते हैं। अब मान लेते हैं ये है कॉन्केव सरफेस जहाँ पे एक नॉच है जिसे हम हाइलम कह रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस और इसी से प्रोजेक्ट करते हैं ये वाले किलाइसेस। जो किडनी का आउटर सरफेस होता है यहाँ पे एक कैप्सूल होता है टफ, जिसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। किडनी के अंदर का भाग जो है वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला में बटा होता है। ये जो बाहर वाला है इसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स और मेड्यूला डिवाइडेड होता है कोनिकल मासेस में इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड और ये प्रोजेक्ट करते हैं किलाइसेस में। कॉर्टेक्स का वो भाग जो इन कोनिकल मासेस के बीच में होगा इसे हम कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई। और यहाँ पे ये किलाइक्स दिखाया गया है। रेड वाली रीनल आर्टरी है, ब्लू वाली रीनल वेन है। ये वाला यूरेटर भी दिखाया गया है और रीनल पेल्विस भी दिखाया गया है। इस वाले डायग्राम में ये है इंफीरियर वेना केवा जो यहाँ से ब्लड लेकर जाएगी। ये है डॉर्सल एयोटा, ये इस तरीके से जो निकले हैं इसे हम कह रहे हैं यूरेटर। ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड और यहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वेन दिखाई गई है। हर एक किडनी में नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये फंक्शनल यूनिट होते हैं एक्सक्रीशन के। इसके दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे जो टफ कैपिलरी दिख रहा है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये बना कैसे है? यहाँ पे जो एफरेंट आर्टेरियोल आई थी इसने यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाया। जो ब्लड लेकर आती है इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। ये फाइन ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की। उसके बाद ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में और फिर यहाँ से चला जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल, यानी कि जो ब्लड को दूर लेकर जाएगी उसे हम कहेंगे इफरेंट आर्टेरियोल। नेफ्रॉन का पहला तो पार्ट है यही ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। तो यानी कि जिसमें ये सारा पीला वाला स्ट्रक्चर आ रहा है इसे हम कह देंगे रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट जो कि कप जैसा है इसे हम कहेंगे बोमेंस कैप्सूल। ये डबल वॉल्ड होता है, ये इस ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करता है। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मालफिजियन बॉडी या इसे ही हम रीनल कॉर्पसल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये ब्लड जो लेकर आई है इसे हम कहेंगे एफरेंट आर्टेरियोल। जो ब्लड को दूर लेकर जाएगी इसे कहेंगे हम इफरेंट आर्टेरियोल।
बीच में ये ग्लोमेरुलस है और बाहर ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे बोमेन्स कैप्सूल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं मैल्फिजियन बॉडी। रीनल ट्यूब्यूल का दूसरा पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में ये यू शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हेनले लूप। इसका ये वाला है डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब। ये असेंडिंग लिम्ब ओपन होता है डीसीटी में जिसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कई सारे नेफ्रॉन की डीसीटी खुलती है इस कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये कलेक्टिंग डक्ट आगे मेड्यूला के थ्रू केलाइसिस में खुलेगी और यहाँ से ये चली जाएगी रीनल पेल्विस में। ये इफरेंट आर्टेरियोल आगे जाकर इस तरीके से कैपिलरीज में बट गई है। इसे हम कहते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरी और ऐसी पेरीटिब्यूलर कैपिलरी जो इस तरीके से यू शेप का बनाती है इसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी ये सारा कुछ होता है कॉर्टेक्स में और ये हेनले लूप होता है मेड्यूला में या फिर मेड्यूलरी पिरामिड में। ऐसे नेफ्रॉन जिसमें लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है उसे हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन और ऐसे नेफ्रॉन जिसमें लूप ऑफ हेनले डीपली पेनिट्रेट करेगा मेड्यूला में उसे हम कहेंगे जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेजॉरिटी होते हैं, मतलब कि ये 85% तक होते हैं। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कम ही होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा पुअरली डेवलप्ड होती है या फिर एब्सेंट ही होगी। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होती है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिससे कि यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है, ग्लोमेरुलस में जाता है। अब यहाँ पे ये फिल्टर होके चला जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। यहाँ पे ये बना लेता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट बनता है 180 लीटर पर डे। तो इससे बहुत ज्यादा पानी और इसेंशियल सब्सटेंसेस बाहर निकाल लिए जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। फिर पीएच आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए इस ब्लड से यहाँ पे फिर से कुछ सब्सटेंसेस डाल दिए जाते हैं इसी फिल्ट्रेट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्रेशन। किडनीज में पर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए, जो कि होता है 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट का कम होता है, इसीलिए इस ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर जनरेट होता है जिससे कि फिल्ट्रेशन होता है। एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट सब्सटेंस और एंडोथेलियम ऑफ बोवेन्स कैप्सूल ये सारे मिलकर बनाते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से बनता है फिल्ट्रेट यहाँ पे छनकर। तो इस फिल्ट्रेट में क्या होता है, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट जिसमें कि प्रोटीन नहीं होता है उसे ही हम कहते हैं फिल्ट्रेट। पोडोसाइट्स ऐसी सेल्स होती हैं जो वुमेन्स कैप्सूल के एंडोथेलियम बनाती हैं। ये इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होकर फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर बनाती हैं। किडनीज जितना पर मिनट फिल्ट्रेट बनाती हैं उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये होता है 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे। से 99% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है जिससे कि 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे बनता है। रीअब्जॉर्प्शन शुरू होता है पीसीटी से। इसमें होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम जो कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। इसमें पूरी रीनल ट्यूब्यूल का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन देखा जाता है। 70 to 80% वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यहीं से रीअब्जॉर्ब होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन पहली बार एब्जॉर्ब होता है। अमीनो एसिड, सोडियम आयन, ग्लूकोज ये सारे एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, जबकि बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, यूरिया और वाटर ये सारे पैसिवली रीअब्जॉर्ब होंगे। लेकिन यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन एब्जॉर्ब ही होगा। अब हम देखेंगे कि लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है नीचे जाने पर। तो इसी के अकॉर्डिंग फिल्ट्रेट को भी होना पड़ेगा। तो यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होने लगता है। इसीलिए डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये परमिएबल होती है वाटर के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट नीचे आता जाएगा ये हाइपोटोनिक होता जाएगा। अब असेंडिंग लिम्ब से जो फिल्ट्रेट जाएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें इसके अकॉर्डिंग कम करनी पड़ेगी, यानी कि 1200 से 300 करनी पड़ेगी। तो इसीलिए थिन पार्ट से इलेक्ट्रोलाइट पैसिवली रीअब्जॉर्ब होने लगते हैं और थिक पार्ट से एक्टिवली। इसमें मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन देखी जाती है और ये इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। पीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है 2 हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। पहला है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच। ये प्रिवेंट करता है डायूरेसिस यानी कि वाटर लॉस को कम कर सकता है वाटर को रीअब्जॉर्ब करके डीसीटी। एल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि सोडियम मिनरल का रीअब्जॉर्प्शन करता है, जिससे कि वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है इसके साथ में। कलेक्टिव डक्ट कॉर्टेक्स से मेडुला तक एक्सटेंड करती है। एडीएच के इन्फ्लुएंस में इससे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है जिससे कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनती है। इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में रिलीज किया जाता है जो कि ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखता है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन में दिया गया है कि सोडियम आयन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड इन सभी का एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। नाइट्रोजनस वेस्टेज का पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का भी पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है इनिशियल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें H+, K+ अमोनिया इन सभी का सिक्रेशन होता है फिल्ट्रेट में।
ये सिक्रेशन होता क्यों है? बॉडी फ्लूइड के आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने के लिए। अब यहाँ पे DCT में H+ K+ अमोनिया इन सभी का सिक्रेशन होता है, PCT में H+ और अमोनिया का होता है और कलेक्टिंग डक्ट में H+ और K+ का होता है। अब हम इस पूरी चीज को रिवाइज कर लेते हैं। PCT में NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट्स, K+ इन सभी का रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें सिक्रेशन होता है H+ और अमोनिया का। डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल होती है H2O के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट इम्परमेबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। असेंडिंग लिम्ब में थिन पार्ट में NaCl का पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन थिक पार्ट में एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है NaCl और H2O का। इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट आयन का, एब्जॉर्प्शन PCT में हो रहा था। सिक्रेशन होता है K+, H+ और NH3 तीनों का। कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है ADH के इन्फ्लुएंस में, और इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में डाल दिया जाता है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। सिक्रेशन होता है K+ और H+ का। काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए। काउंटर करंट का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। पहला काउंटर करंट देखा जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बीच में, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। दूसरा काउंटर करंट बनता है डिसेंडिंग वासा रेक्टा और असेंडिंग वासा रेक्टा के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट है। तीसरा काउंटर करंट बनता है वासा रेक्टा और लिम्ब ऑफ हेनले के बीच क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो और फिल्ट्रेट फ्लो की डायरेक्शन उल्टी है। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है नीचे जाने पर। हमने पढ़ा था कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से वाटर रीअब्सॉर्ब होता है असेंडिंग वासा रेक्टा में, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से NaCl रीअब्सॉर्ब होता है डिसेंडिंग वासा रेक्टा में। अब ये NaCl यहाँ से जाता है और असेंडिंग लिम्ब से यहाँ पे NaCl रिलीज होने लगता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में। और हमने पढ़ा था कि कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है। इसमें से कुछ तो इस असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से पूरा इसी तरीके से चक्कर लगाया करता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इसी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में रह जाता है। हाई ऑस्मोलैरिटी क्यों होती है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की? तो इस कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिया निकला है और इस असेंडिंग वासा रेक्टा से जो NaCl निकला था उसकी वजह से। किडनी के फंक्शंस का रेगुलेशन होता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से। इसमें पहला दिया है हाइपोथैलेमस से। ये तब देखा जाता है जब बॉडी में डायूरेसिस की कंडीशन होती है या फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि पानी की कमी होगी तो ब्लड वॉल्यूम कम होता है, बीपी कम होता है, GFR कम होता है, लेकिन आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी हुई होती है। इससे क्या होगा कि ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं ADH या फिर वैसोप्रेसिन। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड रहता है और जब ये काम पड़ता है तो वहीं से रिलीज होता है। ADH का काम होता है DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करना। जब ये उस पे एक्ट करता है तो एब्जॉर्प्शन करवाता है ये वाटर की, जिससे कि BP, ब्लड वॉल्यूम, GFR सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। तो ये वैसा ही काम करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि BP बढ़ता है, GFR बढ़ता है और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। जब नॉर्मल कंडीशंस आ जाती हैं तो ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या होता है? ये एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन से बना होता है DCT और एफेरेंट आर्टेरियोल। इस एफेरेंट आर्टेरियोल की जब सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं तो इन्हें हम कहते हैं JG सेल्स, और यही रिलीज करती है रेनिन। अब हम देखेंगे कि इस जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस से किडनी के फंक्शंस का रेगुलेशन कैसे होता है। इसी को हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। ये भी उन्हीं कंडीशंस में काम करता है जब GFR कम होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होगा तो JG सेल्स रेनिन रिलीज करते हैं। अब ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है जिससे कि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और इससे ब्लड प्रेशर और GFR नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा काम है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करना, जिससे कि ये एल्डोस्टेरॉन को निकालेगा। जब एल्डोस्टेरॉन आएगा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगी और साथ ही में वाटर भी रीअब्जॉर्ब होने लगेगा, और ये काम करता है DCT पे। अब हम देखेंगे कि हार्ट से रेगुलेशन किस तरीके से होता है। वो दोनों मैकेनिज्म तब काम कर रहे थे जब BP, ब्लड वॉल्यूम ये सभी कुछ घटे हुए थे। ये तब काम करेगा जब ये बढ़े हुए होंगे। तो जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो एट्रियल वॉल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। ये वैसोडाइलेटर है, ये ब्लड वेसल्स को और डायलेट कर देगा जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और ये जो रास मैकेनिज्म है इस पर रोक लगा देता है। रास मैकेनिज्म का काम क्या था? एक तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना और दूसरा था एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करना। जो यूरिन बनती है ये यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर्ड रहती है जब तक CNS से सिग्नल नहीं आ जाता। ब्लैडर में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जब ब्लैडर फिल हो जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू CNS पे सिग्नल जाता है और CNS से सिग्नल आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू।
तो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है। इन दोनों से क्या होता है, यूरिन रिलीज होने लगती है। इस रिलीज को हम कहते हैं मैच्योरेशन, और जो न्यूरल मैकेनिज्म इसमें काम करता है इसे हम कहते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। एडल्ट ह्यूमन 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे बनाता है, जिसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया होती है। इसका पीएच होता है 6, जो कि स्लाइटली एसिडिक है। इसका कलर है लाइट येलो। ये वाटरी फ्लूइड है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है। यूरिन के डायग्नोसिस से हमें कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और किडनी के मालफंक्शनिंग का पता चल जाता है। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है डायबिटीज मेलाइटिस का, जिसमें ग्लाइकोज यूरिया और कीटोन यूरिया की कंडीशन देखी जाती है। ग्लाइकोज यूरिया का मतलब है यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट होना, और कीटोन यूरिया का मतलब है यूरिन में कीटोन बॉडीज का प्रेजेंट होना। कई अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। लंग्स 200 ml CO2 पर मिनट और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर पर डे निकालता है बाहर। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि बाइल कंटेनिंग पिगमेंट्स बाहर निकालता है, जो कि होते हैं बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग, इनमें से ज्यादातर डाइजेस्टिव वेस्टेज के साथ बाहर निकल जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स स्वेट का सिक्रेशन करते हैं। स्वेट का प्राइमरी फंक्शन होता है बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देना। स्वेट वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें होता है NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। सेबेशियस ग्लैंड सीबम रिलीज करते हैं जो कि बॉडी की ऑयली कवरिंग बनाता है। इसमें होते हैं स्टेरोल्स, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस। सलाइवा में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज बाहर निकलते हैं। किडनी सही से काम नहीं करती या फिर उसकी माल फंक्शनिंग हो जाती है तो ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट होने लगता है। इस कंडीशन को कहा जाता है यूरीमिया। तो जब ये सही से काम नहीं कर रही है तो किया जाता है हीमोडायलिसिस। अब ये कैसे किया जाता है, ब्लड को एक कन्वीनियंट आर्टरी से निकाला जाता है। इसमें मिलाया जाता है एंटीकोएगुलेंट जैसे कि हिपेरिन। फिर इसे डाल दिया जाता है डायलाइजिंग यूनिट में, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। इस आर्टिफिशियल किडनी में होती है एक सेलोफिन ट्यूब जो कि कॉइल्ड होती है और ये पोरस होती है। इसके चारों ओर होता है डायलाइजिंग फ्लूइड। इसकी कॉम्पोजिशन सेम होती है प्लाज्मा की तरह, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। अब अगर इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है तो जो यहाँ पे ब्लड आएगा और इसमें जो यूरिया होगा ये यहाँ से पैसिवली बाहर निकलने लगेगा। अब ये ब्लड फ्रेश हो गया है जिसमें यूरिया नहीं है। अब इसमें एंटी हिपेरिन डालकर वेन में डाल दिया जाता है। यूरीमिया में यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगा था तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, जिससे कि किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। अगर किडनी फेलियर हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, इसमें कि क्लोज रिलेटिव से किडनी लेकर पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। अब ये क्लोज रिलेटिव से इसलिए ली गई है जिससे कि मैक्सिमम टिश्यू मैच करे और रिजेक्शन के चांसेस कम हो। रीनल कैलिकुलाई है किडनी का स्टोन, या फिर इसे हम कहेंगे इनसॉल्युबल मास है क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट का। इसमें एग्जांपल दिया गया है ऑक्सलेट सॉल्ट का। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई में। सो चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।